नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम बात करेंगे समाज के प्रकार की। प्रस्तुत करता है श्री मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। यह मेरा परिचय है और मैं श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे समाज के प्रकार पर। समाज के प्रकार में कई विद्वानों ने अलग अलग रूप बताए हैं, जिसमें परंपरागत समाज के बारे में हम बात करते हैं। चूंकि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान के रूप में कई विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें वार्ड, गेडिंग्स, ओडम, मैक्स वेबर, क्यूबर आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। साधारणतया परंपरागत समाज में परंपराओं एवं प्रथाओं का विशेष महत्व होता है। परंपरागत समाज में धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रभाव पाया जाता है। जैसा कि स्पष्ट है कि जहां परंपरा से प्रचलित हो रहा है धर्म, नैतिकता, मूल्य, प्रतिमान, रूढ़ियां, जनरीतियां, विश्वास, वो सभी इसका आधारभूत लक्षण है। जहां परंपराओं का महत्व अधिक होता है वो परंपरागत समाज कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने या सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां एवं जनमत का विशेष महत्व होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, समाज में संगठन बनाए रखने के लिए परंपरागत समाज में धर्म का महत्व होता है, नैतिकता का महत्व होता है, रूढ़ियां का महत्व होता है, जनमत का महत्व होता है। ऐसा समाज प्रौद्योगिकी दृष्टि से विकसित नहीं होता है। यानी हम तकनीकी दृष्टि से यदि देखें तो इसमें जो है लघु कुटीर उद्योग धंधे ही प्रचलित होते हैं, व्यापक रूप में कल कारखाने नहीं होते हैं। इसीलिए ये प्रौद्योगिकी दृष्टि से पिछड़ा होता है और इसी कारण यहाँ श्रम विभाजन व विशेषीकरण भी नहीं के बराबर होता है। श्रम विभाजन का मतलब व्यक्ति को योग्यता के आधार पर काम मिलना, कार्यों का बंटवारा होना, लेकिन यहाँ जो है परंपरागत समाज के अंतर्गत जो है सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है, इसमें श्रम विभाजन देखने को नहीं मिलता है। ऐसे समाज में भाग्यवादिता एवं रूढ़िवादिता का काफी प्रभाव पाया जाता है। दूसरा समाज मुक्त समाज, इसको खुला समाज भी कहते हैं। इस प्रकार के समाज में परंपरागत समाज से कुछ भिन्न विशेषताएं पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस समाज में धर्म एवं नैतिकता, परंपरा आदि का महत्व बिल्कुल नहीं है, पाया जाता है। यद्यपि यहाँ नैतिकता भी है, लेकिन वो कम मात्रा में होती है। मुक्त समाज रूढ़िवादी समाज न होकर प्रगतिशील समाज और सापेक्ष रूप से अधिक परिवर्तनशील समाज होता है। यानी जब हम वैज्ञानिक आविष्कार की बात करते हैं तो यह मुक्त समाज की एक विशेषता होती है। यानी इसमें परिवर्तन तीव्र गति से होता है। भौतिकतावादी जो महत्व है वो इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार व्यक्ति की योग्यता होती है, उसके गुण होते हैं, न कि प्रथा, परंपरा या जन्म होता है। जाति व्यवस्था के स्थान पर इस समाज में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। मुक्त समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन कानून, पुलिस, प्रशासन, अदालत आदि का महत्व होता है। जैसे परंपरागत समाज में अनौपचारिक साधन जैसे प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीतियां होती है व्यक्ति पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक उसी प्रकार उससे भिन्न जो है औपचारिक साधन मुक्त समाज के अंतर्गत होते हैं, जिसमें कानून, पुलिस और प्रशासन होते हैं। सभ्यता के स्तर की दृष्टि से यदि समाज का वर्गीकरण करें तो दो प्रकार के समाज हमें यहाँ देखने को मिलते हैं।
एक आदिम समाज व दूसरा सभ्य समाज। देखिए, इवांस प्रिचार्ड ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि मानव शास्त्री आदिम समाज शब्द का प्रयोग उन समाज के लिए करते हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से छोटे होते और जिनकी अधिक प्रगतिशील समाजों की तुलना में सरल प्रौद्योगिकी तथा सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है और जिनमें सामाजिक कार्यों का कम विशेषीकरण पाया जाता है। यानी कि अगर हम इसको सही ढंग से देखें तो आदिम समाज जो है वो परंपरागत समाज का ही रूप है, लेकिन ये एंशंट मतलब बिल्कुल ही पुरातन समाज हो गया है। ये सामाजिक संपर्कों की दृष्टि से बिल्कुल छोटे छोटे भागों के रूप में ये होते हैं। इसमें प्रगतिशील समाज की तुलना में प्रौद्योगिकी बिल्कुल सरल होती है। लघु कुटीर उद्योग धंधे इसमें देखने को मिलते हैं, केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही इसमें सीमित है। वैज्ञानिकता इसमें नहीं पाई जाती है। प्रथा परंपरा इसमें भी देखने को मिलती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी में कुछ अन्य विशेषताओं को इसमें जोड़ दिया, जैसे साहित्य, व्यवस्थित कला, विज्ञान एवं अध्यात्म विद्या का इसमें जो है अभाव देखने को मिलता है। आदिम समाज में जनजातीय समाज आते हैं जो पहाड़ी, पठारी या घने जंगली प्रदेशों में निवास करते हैं और जो आधुनिक सभ्यता की दृष्टि से काफी पिछड़े होते हैं। यहाँ एक शब्द और जोड़ दिया गया है आदिम समाज में, वो है जनजातीय समाज। और अधिकतर जनजातीय समाज जो है वो पहाड़ी, पठारी या घने जंगलों में निवास करने वाली जनजाति होती है, जो सभ्यता की दृष्टि से आइसोलेटेड होते हैं, पिछड़े होते हैं, पृथक होते हैं। भारत में टोडा, कमार आदि आदिम समाज के ही उदाहरण कहे जा सकते हैं। दूसरा इसमें सभ्यता की दृष्टि से देखें तो सभ्य समाज, यानी कि वे समाज जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफी बड़े होते हैं और जिनकी प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था काफी विकसित प्रकार की होती है और जिनमें सामाजिक कार्यों का विशेषीकरण पाया जाता है। इनमें साहित्य, कला एवं विज्ञान का विशेष महत्व होता है। इनमें शिक्षा का व्यापक प्रसार एवं विकसित प्रकार का राजनीतिक संगठन देखने को मिलता है। द्वितीयक संबंधों एवं समूहों की सभ्य समाज में प्रधानता पाई जाती है। देखने का मतलब यही है कि सभ्य समाज में कला, साहित्य और विज्ञान का विशेष महत्व होता है। शिक्षा इसमें व्यापक हो सकती है और इसमें द्वितीयक संबंध, यानी जैसे दुकानदार और ग्राहक का संबंध, डॉक्टर और मरीज का संबंध प्राथमिक संबंध नहीं होकर के द्वितीयक संबंध है, जो केवल औपचारिक संबंध होते हैं, जिसमें हम की भावना नहीं पाई जाती है। परिवार, नातेदारी, धर्म, परंपरा एवं रूढ़ि का ऐसे समाज में सापेक्ष दृष्टि से कम महत्व पाया जाता है। ऐसे समाज में सामाजिक विभेदीकरण अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ऐसे समाज को जटिल समाज भी कहा जाता है। वर्तमान भारत का समाज एवं पाश्चात्य समाज सभ्य समाज के ही उदाहरण हैं। यानी कि हम यह देख सकते हैं कि सभ्य समाज जैसे बड़े बड़े महानगरों के अंदर, भारत के अंदर पड़ोसी को नहीं जानता है, वहां उससे कोई मतलब नहीं है, जबकि गांवों के अंदर तो जानता है लेकिन महानगरों में नहीं जानता है। आज जो महानगर है वो सभ्य समाज की का ही उदाहरण कहे जा सकते हैं। और एक और वर्गीकरण आ रहा है इसमें, सरल समाज तथा जटिल समाज। सरल समाज का तात्पर्य उस समाज से है जिसकी संरचना तथा प्रकार सरल है। इसके विपरीत जटिल समाज वह समाज है जिसकी संरचना एवं प्रकार जटिल है, यानी कि जिसको साधारण रूप से देखा जा सकता है, जिसका साधारण रूप से अध्ययन किया जा सकता है सरलता के साथ में, वो सरल समाज है। यानी प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीतियां, विश्वास आदि जो है एक ही समूह में विद्यमान है, जबकि जटिल समाज में श्रम विभाजन का महत्व ज्यादा होता है। इसको सरलता एवं जटिलता का जो अर्थ है वो विभेदीकरण के साथ में देखा जा सकता है। जिस समाज की संरचना और प्रकार्य जितने कम विभेदीकृत है, विभिन्नताएं जितने कम हैं, वह समाज उतना ही सरल होगा। इसके विपरीत जिस समाज की संरचना और प्रकार्य जितने अधिक विभेदीकृत है या जितनी अधिक विभिन्नताएं लिए हुए है, वह समाज उतना ही जटिल होगा। कहने का मतलब यही है कि जिसमें कम विभेदीकरण है तो वह समाज उतना सरल होगा और जिसमें अधिक विभेदीकरण है वह समाज उतना ही
जटिल होगा। विभेदीकरण का मतलब यही हो गया कि कितना विभिन्नताएं हैं, वो विभिन्नताओं का शब्द जो है इसमें जोड़ दिया गया है। यहां पर प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स का वर्गीकरण हम बता सकते हैं। चूंकि कार्ल मार्क्स प्रथम मनोसमाजवादी वैज्ञानिक के रूप में माने जाते हैं और बुजुर्गा और सर्वहारा वर्ग की कल्पना कर और कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की बात कही है और वर्ग संघर्ष की अवधारणा भी दी है। इन्होंने आर्थिक कारक को काफी महत्व दिया है। आर्थिक व्यवस्था को एक निर्णायक संस्था मानकर कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि व्यापक रूप में हम एशियाई प्राचीन सामंतवादी तथा आधुनिक उत्पादन के तरीकों को समाज के आर्थिक निर्माण की प्रगति में कई अवस्थाएं मान सकते हैं। मार्क्स तथा एंजल्स ने आदिम साम्यवादी प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवाद को मानव इतिहास का प्रमुख युग कहा है। यानी कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर के जो है वर्गीकरण दिया है, जिसमें आदिम साम्यवादी समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवाद समाज जो है वो मानव इतिहास का प्रमुख युग है। टीबी बोटोमोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशियोलॉजी में कार्ल मार्क्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में समाजों के 5 मुख्य प्रकार की बात कही है, जिसमें पहला आदिम समाज, जैसा कि इसके लिए पहले बताया जा चुका है कि इसे आदिम साम्यवादी समाज भी कहा गया है। ऐसे समाज में उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का समान अधिकार होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। यहां पर व्यक्ति विशेष के जो है अधिकार की बात नहीं कही, जो भी उत्पादन के साधन होंगे वो सारा जो है सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होगा। दूसरा एशियाई समाज, मार्क्स ने भारत को एशियाई समाज का एक उदाहरण माना है। कृषि प्रधान समाज जिसमें आर्थिक इकाइयां छोटी होती है, वो एशियाई समाज है। और तीसरा प्रकार बताया प्राचीन समाज, एंशिएंट सोसाइटी, जिसमें परंपराओं का विशेष महत्व होता है, रूढ़ियां जिसमें महत्व होती है, नैतिकता धर्म का जिसमें महत्व पाया जाता है, वो प्राचीन समाज है। और चौथा सामंतवादी समाज, 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के यूरोपीय समाज और जापान सामंतवादी समाज के ही विभिन्न उप प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। पूंजीवादी समाज यानी 5वां जो बताया है कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने, पूंजीवादी समाज में मशीनों एवं कल कारखानों का महत्व होता है। इस समाज में 2 वर्ग होते हैं, बुजुर्गा और सर्वहारा वर्ग। यद्यपि सभी समाजों के अंदर वर्ग होते हैं, लेकिन इसमें बुजुर्गा और सर्वहारा वर्ग दोनों में वर्ग संघर्ष की तीव्रता ज्यादा बढ़ जाती है और वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। इसके अतिरिक्त मार्क्स ने समाजवादी समाज जो रूस और चीन में है उसके बारे में जानकारी दी। कुछ चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं सरल समाज और सभ्य समाज। पहला चित्र जो है एक विभिन्न पोशाक के माध्यम से जनजातियों के द्वारा जो पहने हुए हैं, इनकी अपनी एक शैली है, रीतियां हैं जो कि सरल समाज को उद्धृत करती है। और दूसरे चित्र में एक व्यवस्थित रूप से झूले लगे हुए हैं, आधुनिक मॉडर्न ड्रेस के साथ में व्यक्ति है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मनोरंजन के साधन ढूंढने पड़ रहे हैं इनको, भौतिक साधनों पर ये निर्भर है, ये सभ्य समाज है। दूसरे चित्र में यहां पर आधुनिक समाज के चित्र हैं, जहां बड़े बड़े कल कारखाने हमें दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े भवन 5 स्टार मंजिला और बड़े बड़े अट्टालिकाएं हमें देखने को मिल रही है। यहाँ एक तरफ तो बड़े बड़े भवन है, दूसरी तरफ नीचे झुग्गी झोपड़ियों में जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। ये आधुनिक समाज देखने को मिल रहा है। वापस प्राचीन समाज एवं आधुनिक समाज में थोड़ा सा अंतर, जहां पर लघु कुटीर उद्योग धंधे हैं और सभी सामूहिक रूप से रह रहे हैं। और दूसरे चित्र में जो आधुनिक समाज है, डिवीजन ऑफ लेबर की बात, सभी एकीकृत हो रहे हैं, वो श्रम विभाजन के आधार पर। परंपरागत एवं आधुनिक समाज, फिर इसमें हम देख सकते हैं कि ये चित्र जो है परंपराओं को दर्शा रहा है और आधुनिक समाज में जो ये ट्रेन दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े आधुनिक रूप से जो है ये खंबे बना रखे हैं, पोल बना रखे हैं और उस पर से ट्रेन गुजर रही है।
आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।